वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 15 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे 66 बीपीएससी प्रीलिम्स के। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 16 और 27 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में 15 प्रश्न हैं, वो 15 के 15 हिस्ट्री से हैं, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। तो एक प्रश्न को पढ़ने के बाद 4 सेकंड तक का टाइम मिलेगा, अपना भी सोच के रखना कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो मणिमेखला निम्नलिखित में से किसकी रचना है? किसकी रचना है? कालिदास की नहीं है, हर्षवर्धन की नहीं है, इलांगो की नहीं है, ये है शीतले सत्यनार। किसकी है? शीतले सत्यनार, ऑप्शन नंबर बी। तो मणिमेखले नामक महाकाव्य तमिल के एक व्यापारी शीतले सत्यनार द्वारा लगभग 1400 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है शक विजेता इनमें से? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त? शक विजेता कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। उसने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान करके अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया था। समुद्रगुप्त निम्नलिखित में से किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त के पिताजी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य? गलत, चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। और द्वितीय विक्रमादित्य एक ही हैं, तो ए और बी तो सबसे पहले एलिमिनेट होंगे। तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। समुद्रगुप्त और उसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। दोनों ने। समुद्रगुप्त की माता श्री कुमार देवी थी, जो लिच्छवी गण की थीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प असत्य है? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आर्यभट्ट भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कोई गलत लग रहा है क्या? कोई गलत लग रहा है क्या? कोई भी गलत नहीं है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, करेक्ट है। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित बाणभट्ट ने ही लिखी है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आर्यभट्ट भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना कौन सा असत्य है? तो उपर्युक्त में से कोई भी असत्य नहीं है, तो ई है इसका आंसर। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार विद्वानों से भरा रहता था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उसी के दरबार में थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी, जिससे हर्ष के शासनकाल और वंशावली का पता चलता है। हर्ष ने लगभग 1400 वर्ष पूर्व शासन किया था। ठीक है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने का कोशिश को किसने रोका था? बताइए, बढ़ने की कोशिश को किसने रोका था? नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका था? पुलकेशियन द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो मगध और बंगाल को जीतकर हर्ष को पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी अन्य जगहों पर नहीं मिल पाई। जब उसने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने का प्रयास किया, तब चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने उसको रोक दिया। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? किसकी राजधानी थी कांचीपुरम? पल्लवों की थी। किसकी थी? पल्लवों की। तो पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम, और पांडवों का राज्य कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। ठीक है। पुलकेशिन प्रथम के दौरान चालुक्यों की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई? ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को। पुलकेशिन प्रथम के दौरान चालुक्यों की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई? बादामी। कहाँ स्थानांतरित की गई? बादामी। तो देखिए, चालुक्यों की पहली राजधानी वैसे तो ऐहोल थी, जो एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र थी। धीरे धीरे यह ऐहोल धार्मिक केंद्र बन गई, जहाँ कई मंदिर स्थापित हो गए। ठीक है। चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। यह क्षेत्र रायचूर दोआब कहलाता है। पुलकेशिन प्रथम के दौरान चालुक्यों की राजधानी बादामी स्थानांतरित हो गई। बादामी को बातापी के रूप में भी जाना जाता है।
रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी थे? किसके दरबारी कवि थे रवि कीर्ति? पुलकेशियन। किसके थे? पुलकेशियन। प्रथम या द्वितीय? पुलकेशियन द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। तो रवि कीर्ति पुलकेशियन द्वितीय के दरबारी कवि थे। पुलकेशियन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। उसके बारे में रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उसकी 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पल्लवों को किस वंश ने परास्त करके उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया? सॉरी फॉर द प्रिंटिंग मिस्टेक है, पल्लवों लिखा है ये। पल्लवों को किस वंश ने परास्त करके अंतिम रूप से उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया? चोलों ने परास्त किया था पल्लवों को, बी है इसका आंसर। तो देखिए, पल्लवों को चोल वंश ने परास्त करके उनके साम्राज्य को चोल साम्राज्य में मिला लिया। अगर बात करें चालुक्यों की यानी बादामी की, तो बादामी को किसने या चालुक्यों को किसने परास्त किया था अंततः? राष्ट्रकूटों ने। कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में मतलब संदर्भ में नहीं है, निम्नलिखित में से किसकी कहानी है बताना है। कालिदास के सबसे प्रसिद्ध नाटक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम में निम्नलिखित में से किसकी कहानी है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन है क्या? नहीं, वो तो कल्हण की राजतरंगड़ी में है। एक राहगीर जो घोर काली रात में खो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माधवी और कोवलन की नहीं है। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है अभिज्ञान शाकुंतलम में। और कालिदास का क्या है? ये नाटक है, नाटक। तो कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। कालिदास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? असत्य नहीं होगा तो आंसर ई होगा। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को उर्दू में बोलते हुए दिखाया गया है। कालिदास के नाटकों में अन्य लोग और महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। देखिए, इसका तो पता ही होगा आपको, इतना ये तो करेक्ट है। चलो डी बिल्कुल कहा जाता है। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल। देखिए, कालिदास के नाटकों में अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं, ये भी सही है। ये वाला गलत है, ये उर्दू वर्ड आपको लग नहीं रहा यहाँ। देखिए, इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मण उर्दू क्यों बोलेंगे? वो संस्कृत बोलेंगे ना, संस्कृत। तो संस्कृत बोलते हुए दिखाए गए हैं, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए, कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, ना कि उर्दू। अब ये तो हो गई राजा की और ब्राह्मणों की बात, लेकिन जो सामान्य लोग हैं, सामान्य जन हैं तथा महिलाएं हैं, वो क्या बोलते हुए दिखाए गए हैं? प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत। पैगंबर मोहम्मद द्वारा इस्लाम नामक एक, ये क्या दो बार हो गया क्या? देखिए, पैगंबर मोहम्मद द्वारा इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत, इसको डिलीट करेंगे। नए धर्म की शुरुआत कब की गई थी बताइए? पैगंबर मोहम्मद द्वारा इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की गई थी कब? लगभग 1400 वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, पैगंबर मोहम्मद द्वारा इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत लगभग 1400 वर्ष पूर्व की गई थी, जो 100 सालों के दौरान उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गई। ठीक है। देखिए, अरब व्यापारी और नाविकों ने भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे
और इसी आगमन के क्रम में वे अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। किस नए धर्म को? इस्लाम को। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? कौन थे? गुप्त थे क्या? नहीं। फिर कौन थे? कुषाण थे, कुषाण। कनिष्क का नाम याद आया? तो देखिए, कुषाण इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग करते थे। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ द्वारा रेशम पश्चिम की ओर और रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? बुद्ध की जीवनी का नाम है बुद्धचरित के रचनाकार कवि अश्वघोष थे। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। पार्श्व और वसुमित्र जैसे बौद्ध दार्शनिक भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। नागार्जुन जैसे विद्वान भी कनिष्क के दरबार में विद्यमान थे। बताइए, एक प्रश्न में 4 प्रश्न पूछ डाले। देखिए, बुद्ध की जीवनी लिखी है अश्वघोष ने, और बुद्ध की जीवनी का नाम क्या है? बुद्धचरित। करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट, गलत ढूंढना अपने को। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार में रहते थे या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे? बताइए। कनिष्क के ही दरबार में रहते थे। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। पार्श्व और वसुमित्र जैसे बौद्ध दार्शनिक कनिष्क के दरबार में रहते थे। सही है स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। थंबनेल पर एक प्रश्न पूछा है इससे रिलेटेड। नागार्जुन जैसे विद्वान भी कनिष्क के दरबार में ही रहते थे क्या? बिल्कुल, ये तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, गलत कोई है नहीं, तो हम आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बुद्ध की जीवनी का नाम है बुद्धचरित के रचनाकार हैं अश्वघोष, और कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे अश्वघोष। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। पार्श्व और वसुमित्र जैसे बौद्ध दार्शनिक, नागार्जुन जैसे विद्वान, ये भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। और कालिदास आर्यभट्ट कहाँ रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, याद रखना। हम अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होंगे। प्रश्न नंबर 15 है, बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई, जो निम्नलिखित में से किस देश में फैल गई थी? किस देश में फैल गई थी? जापान में फैल गई थी। संपूर्ण मध्य एशिया में फैल गई थी। कोरिया में भी तो फैली थी, चीन में भी फैली थी। तो सभी हो गए इसमें, तो उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई। तो देखिए, बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। ठीक है। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और संपूर्ण मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। ठीक है। तो 66 बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है 27 दिसंबर को। ये 15 हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करके एक बार रिवीजन कर डालिएगा। धन्यवाद।